नमस्कार। पैसे से पैसा बनाने के मुश्किल काम में मदद करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ मेहराज दुबे लेकर फंड का फंडा। और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के फाउंडर और सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र कुमार जो अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते, इसलिए आपको रखे हुए आगे दर्शकों से अपनी सलाह लेकर। और आज हमें उनकी सलाह लेकर समझना है आईपीओ का फंडा। जी हाँ, अगर आपने भी आईपीओ में पैसा लगाया, कुछ बहुचर्चित नामों वाले स्टॉक्स में पैसा लगाया, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया कि मुनाफा क्यों नहीं हुआ, तो आज फंड का फंडा पूरा देखिए। आपको बता देते कि आज फंड का फंडा में कौन सी 3 बड़ी बातें हम समझने वाले हैं। पेटीएम जोमैटो के आईपीओ ने दिया झटका, अब इन शेयरों का क्या करें? पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा या नुकसान देने वाले कौन से आईपीओ रहे और कैसे बिहेव करना है आईपीओ के साथ? आईपीओ में जोखिम को कैसे करें कम और कैसे कमाए मुनाफा? आज का फंड का फंडा में ये सारी बातें। तो बिना वक्त बर्बाद किए आईपीओ का पूरा फंडा समझ लेते हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले बात यह कि आईपीओ होता क्या है और ये बाकी शेयरों से अलग कैसे? अगर मुझे शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदना हो, वो अलग कैसे और आईपीओ अलग कैसे? नहीं, ये बिल्कुल, आप जब शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं तो आप पहली बार जब कंपनी शेयर इशू कर रही है वो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये पैसा जो मैं देता हूँ एक निवेशक के तौर पर, वो जाता कहाँ है फिर? आप जब आईपीओ खरीदते हैं और जब आप पैसा देते हैं तो हो सकता है ये कंपनी के पास जा रहा हो या हो सकता है दूसरे निवेशक के पास जा रहा हो जिसने पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और आज अपना वो शेयर पहली बार बाजार में लिस्टिंग कराने के लिए बेच रही है। और धीरेन्द्र, ये सब चर्चा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़े नामी जो स्टॉक्स आए बाजार में आईपीओ के जरिए, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है निवेशकों को। और हम तो ये कहते हैं कि शेयर बाजार में किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आइए उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूं। सबसे पहला स्टॉक जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है जिसे बाजार में पेटीएम का स्टॉक कहते हैं, 197 कम्युनिकेशंस का। और 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने निवेशकों के लिए बाजार में, करीब 2100 रुपए के आसपास इशू प्राइस था, इन्हें हर स्टॉक पे उतना निवेश करना था। 1955 रुपए, यानी कम होते होते 1955 रुपए में ये स्टॉक लिस्ट हुआ, बाजार में खरीदना बिकना शुरू हुआ। और ये 14 सितंबर का डेटा यह है कि 725 रुपए के आसपास आकर गिरा है, यानी 66% से ज़्यादा नुकसान हुआ है लिस्ट प्राइस वाले दिन से। और इस बीच 1961 रुपए तक ऊपर भी गया या 500 रुपए, 511 रुपए तक नीचे भी गिरा। तो इसको देख के क्या कहा जाए, इस आईपीओ में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि एक तो बड़ा आईपीओ था। भारतीय बाजार में जिस तरह के आईपीओ आते हैं उसकी तुलना में तो लोगों के पास काफ़ी बड़ा सप्लाई अवेलेबल है। दूसरा कि कंपनी अभी तक मुनाफा नहीं कमाती है और नुकसान का जो तादाद है वो उसकी रेवेन्यू की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और निवेशकों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये कंपनी मुनाफा कब कमाएगी, अगर आप कैसे कमाएगी। हाँ, कैसे कमाएगी, क्योंकि अभी तक अगर, और ये एक बड़ी समस्या है। ये जो नए तरह की कंपनियां हैं, ये इनकी शुरुआत हुई बाज़ार को कैप्चर करने के लिए, जैसे कोई लैंड ग्रैबिंग चल रहा हो, और हुआ भी। ये बहुत ही इफ़िशिएंट कंपनियां हैं, बहुत ही इनोवेटिव बिजनेसेस हैं, लेकिन पैसा बनाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक, और अब पूंजी के आने का सिलसिला जो है वो उसका रफ्तार थम गया है, और उस वजह से इनको ये पब्लिक इशू आया। और अब हमें देखना है, और वो पुराने निवेशक भी अपना पैसा लेके जा चुके हैं थोड़े बहुत, और अब ये देखना है कि अगर निवेशकों को क्लियर रोड मैप नहीं दिखता है, अगर कंपनी में मुनाफा नहीं दिखता है, तो ये जो अभी हमने 2/3 नुकसान देखा है, इसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा। और एक और मशहूर कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, जोमैटो की, जो खाने पीने के ऑर्डर और टेबल बुकिंग का कारोबार दुनिया भर में फैला रही है। भारत की कंपनी है, स्टार्टअप है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने पैसे निवेशकों के जुटाए अपना अच्छा कारोबार बढ़ाने के लिए। 76 रुपये दाम लगाए थे और स्टॉक 115 रुपये पर खुला पहले दिन, लेकिन अब गिरते गिरते 63 रुपये के आसपास है, यानी 16% का नुकसान। 14 सितंबर के सारे आंकड़े हैं आज के फंड का फंडा में। और इस बीच 169 तक गया या नीचे 40 रुपये तक गया। तो जोमैटो को किसकी नज़र लग गई धीरे? नहीं, ये नज़र नहीं लग गई है। ये लोगों के लिए अभी सेवा हो रहा है, अभी ये कारोबार बना नहीं है जी। ये कंपनी 4000 करोड़ रुपए साल का कारोबार करती है, और ये 4000 का कारोबार करने में जो इसके खर्चे हैं जी, उसको वो करने के बाद 1200 करोड़ रुपए का नुकसान करती है। तो जब तक ये नुकसान फ़ायदे में कन्वर्ट नहीं होता, और ये उस उम्मीद पे कर रही है
ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है क्योंकि जोमेटो की वजह से बहुत सारे और दूसरे कारोबार चलते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट चलते हैं, बहुत सारे क्लाउड किचन चलते हैं, बहुत सारे कारोबार इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जोमेटो है, उसके पहले ये उनका चलना संभव नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कारोबार के लिए, इकोनॉमी के लिए, लेकिन जोमेटो का पैसा बनाना बड़ा ज़रूरी है निवेशकों के लिए। और अब अगली बात कर रहा हूँ मैं पीबी फिनटेक की। पॉलिसी बाजार के नाम से मशहूर है ये, बाजार में कंज्यूमर्स के बीच करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाए उन्होंने और 1150 रुपए पर लिस्ट हुआ स्टॉक, जो 546 तक गिर चुका है। यहाँ भी कुछ वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा धीरे। जी हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल वही ट्रेंड है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसने काफ़ी रिवॉल्यूशनाइज किया है जिस तरह से इंश्योरेंस बेचा जाता है। ये बिज़नेस काफ़ी स्केल अप कर पाई है, बल्कि ये तो इस कंपनी पे इंश्योरेंस कंपनी की निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन फिर आपको पैसा बनाना होता है और यहाँ पे जिस स्केल का नुकसान देखा जा रहा है, जिस स्केल के कारोबार पे, उसका मुझे क्लियर रोड मैप नहीं दिखता है। और ये जो अंडरलाइंग बिजनेसेस है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो पूरे फूड चेन के आप बिल्कुल बाहरी वाले पार्ट में आप कंज्यूमर फेसिंग आप एक बिजनेस हैं। इन तीनों बिजनेसेस के बारे में जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, इनको लोग जानते हैं। पेटीएम के आदि आप तब हुए जब डिमोनेटाइजेशन के समय आपके लिए पैसा ट्रांसफ़र करने का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड ये फॉर्मेट था, लेकिन तब भी पैसा नहीं बनता था उससे, यानी वो मुनाफा नहीं कमा रही थी कंपनी। जी जी। और जोमेटो, तो अगर आप देखें कि इसमें एक कंबाइनिंग चीज़ क्या है कि ये इन सारे बिजनेसेस का ताल्लुक है एक आम उपभोक्ता से, कंज्यूमर से। ये सबकी ज़रूरत की चीज़ है जी। और लेकिन आप निवेशक को काफ़ी भारी पड़ी ये उपभोक्ता वाली, जिस वजह से लोग बहुत उत्साहित होकर पैसा लगाए कि जानी मानी कंपनी है, पैसा तो बनना चाहिए, लेकिन इनमें पैसा पहले ना बनता था ना अभी बनने का उम्मीद है। और अब बात एक कुरियर कंपनी की, डिलीवरी का स्टॉक 3045 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए बाजार से। ये सारी ई कॉमर्स कंपनियों का सामान आपके घर तक डिलीवर करते हैं और इससे स्टॉक की प्राइस, इशू प्राइस थी 487 रुपये थी, ये 493 रुपये पर खुला और 14 सितंबर तक जो इसका प्राइस है 594 रुपये। इस बीच ये थोड़ा नीचे भी जा चुका है, लेकिन कुल मिला के अभी तक इसमें फ़ायदा कोई 22% का दिख रहा है धीरेन्द्र। इस पर आपको कोई कमेंट? इस बिज़नेस में थोड़ा पोटेंशियल लोगों को लग रहा है कि ये, लेकिन अभी शायद ये प्रॉफिटेबिलिटी से काफ़ी दूर हो, या पता नहीं इसके प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप क्या होगा। क्योंकि जब मैं इसकी तुलना करता हूँ कि ये 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार करती है और 1000 करोड़ रुपए सालाना गंवाती है, लूज़ करती है जी। इससे आधा कारोबार करने वाली ब्लू डार्ट 300-400 करोड़ रुपए कमा लेती है और वो मतलब वो मुनाफा कमा लेते हैं उतना, वो मुनाफा कमाती है आधा कारोबार करके जी। और 10% करीब अपने पूरे कारोबार का उनका नेट मार्जिन है। 4000 करोड़ का कारोबार कीजिए, 400 करोड़ रुपए बचा लीजिए। मैं मोटे राउंड ऑफ करके, ब्रॉडली राउंड ऑफ करके मैं नंबर बता रहा हूँ। तो अगर आप 1000 करोड़ रुपया अगर आप लूज करते हैं और अगर यहाँ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हालांकि बहुत ही मॉडर्न तरीके का ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है और अगर हमारे यहाँ ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है या ट्रांसपोर्टेशन है या डिलीवरी का जो बिजनेस है, ये भी बहुत स्केल अप होने की संभावना है, ये उम्मीद है। तो ये उम्मीद पे कायम है, तो ये उम्मीद पर मुनाफे पे मुनाफे ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो उम्मीद पर कायम है, मुनाफे पर नहीं। यानी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है लेकिन स्टॉक थोड़ा ऊपर है। और अब हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे आईपीओज की, और अब मैं बात कर रहा हूँ नायका यानी एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड की। FSN ई कॉमर्स वेंचर नाम से ये लिस्ट हुआ और बहुत चर्चा में रहा क्योंकि कहा गया कि इसमें कैटरीना का भी स्टेक है और कहा गया कि इनकी जो मालिक हैं वो भारत की सबसे रईस महिला हो गई हैं। इस इशू के लिस्ट होने के बाद 1125 रुपये पे इशू प्राइस था, 2001 पर लिस्ट हुआ और अब 1339 रुपये तक आया, जो है इशू के हिसाब से मुनाफे में है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है जो आपने कहा धीरेन्द्र की, ग्राहक बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से। मुनाफा कम से कम ये मुनाफा कर रही है, जिस वजह से इसकी स्टॉक की बदहाली नहीं हुई है जी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 60,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। आपको ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं भूलना चाहिए कि 60,000 करोड़ की कंपनी कितने रुपए का सामान बेचती है और कितना मुनाफा कमाती है। और इस कंपनी के मुनाफा कमाने की वजह से या पिछले दिनों जो भी 5-7 साल में जो भी इसमें कैपिटल आया और ये एक्सपैंड करने की वजह से इस कंपनी का एडवांटेज क्या है, ये बहुत हो सकता है बहुत शानदार कंपनी हो, लेकिन ये 60,000 करोड़ की कंपनी के लायक है कि नहीं, इसके बारे में मुझे डाउट है। और यहाँ पे निवेशकों को चिंतित होना चाहिए कि
अगर अभी तक आपका नुकसान नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप किस भरोसे पे बैठे हुए, क्योंकि कंपनियों के दाम बढ़ने के 2-3 मोटे कारण होते हैं। कारोबार बढ़ रहा हो, मुनाफा भी बढ़ रहा हो, और आपके कारोबार में मार्जिन है, तो यहाँ पे ये बाकी सब चीज़ है। लेकिन अब अगर आप इसको एक अनाप शनाप दाम पे, ये अगर ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से नायका के स्टॉक के बारे में काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे। लेकिन आप किसी भी दाम पे एक शानदार कंपनी के दाम को अगर आप एक शानदार दाम पे खरीद लेंगे तो शायद आपका मुनाफा कभी नहीं बनेगा। तो पिछले 5 सालों में ऐसे आईपीओ जिन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है निवेशकों को, उनकी बात और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ मुनाफे की बात करेंगे। ऐसे स्टॉक्स हैं, उनमें से एक है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। 95% के नुकसान पर यह स्टॉक बैठा हुआ है। सारे आंकड़े 14 सितंबर 2022 तक के बता रहा हूं आपको। इसी तरह भारत रोड नेटवर्क है, ये 200 रुपये के आसपास स्टॉक बिका था और 83% जो है वो गिर चुका है तब से अब तक। हालांकि 218 तक भी गया था बीच में, एक मौका था निकलने का लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, लेकिन सब लोग नहीं निकल पाते हैं। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी 76% के नुकसान पर यहाँ पर निवेशक बैठा हुआ। अगर किसी ने आईपीओ में ये स्टॉक खरीदा हो तो ये भी कभी लिस्ट प्राइस के आसपास पहुँचे ही नहीं। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये 71% के नुकसान पर बैठे हैं। और इसके अलावा एस चांद एंड कंपनी, इनका लिस्ट प्राइस 707 रुपये था, 71% के नुकसान पर ये बैठे हैं। तो धीरेन्द्र, ये 4-5 स्टॉक्स, फिर से वही बात कि आईपीओ पर इतना रश, आईपीओ पर मुनाफा कमाने की इतनी उम्मीद, लेकिन जो नतीजा है वो एकदम सिफर। नहीं, इन 5 एग्जाम्पल में केवल पहले वाले को छोड़ के, फ्यूचर सप्लाई चेन कंपनी को छोड़ करके जी, जिसकी पेरेंट कंपनी पे पूरी निर्भरता थी और वो कंपनी दिवालिया हो गई है, और वो उसके दिवालिया होने की वजह से इस कंपनी की बदहाली दिख रही है। अच्छा। जहाँ पे अचानक देखते देखते एक कंपनी जो कि पूरी तरह से निर्भर थी, और ये सारी जानकारी निवेशकों को उपलब्ध थी, लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं, इसमें 2 सरकारी कंपनी हैं, और ये कम्प्लीटली प्राइसिंग का इशू है। इन कंपनियों में अभी भी कोई समस्या नहीं है। ये कंपनी अभी भी कारोबार कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, शायद बढ़ेंगी भी दोबारा, और ये साइक्लिकल बिजनेसेस हैं दोनों ही। बल्कि न्यू इंडिया एश्योरेंस देश की सबसे बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और जीआईसी हमारी इकलौती सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी साबित हुई है। और अगर इनका बुरा 1-8 साल का भी बुरा ऊपर नीचे अगर हुआ भी, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन इनके 70%, 80%, 90% गिर जाने का मतलब ये है कि जिस दाम पे इस शेयर को बेचा गया था वो बिल्कुल अनुचित था। तो दाम ज़्यादा थे, और कंपनियां शायद ज़रूरी नहीं सारी खराब हों, लेकिन जी हाँ, दाम ज़्यादा देके पहले आप फंस गए हैं, निवेशक बहुत सारे, जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्या एलआईसी के बारे में कोई, इस बारे में एलआईसी का भी आईपीओ बहुचर्चित आईपीओ था धीरेन्द्र, और वहाँ भी लोगों को इतना मुनाफा नहीं हुआ जिसकी बात की जा रही थी। जी हाँ, एलआईसी में तो ना तो मुनाफा हुआ और ना ही भविष्य में मुनाफे की उम्मीद है। उसका रीज़न, उसका प्रमुख कारण यह है कि एलआईसी अगले 5-7 साल तक, 10 साल तक अपना शेयर बाजार में बेचती रहेगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत छोटा सा भाग बेचा गया, और वो भी बड़ी मुश्किल से, और बहुत ही मुश्किल समय में। सरकार को पैसे की ज़रूरत होगी, एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है, एलआईसी को पैसे चाहिए होंगे, और लंबे समय तक वो डिसइन्वेस्ट करती रहेगी, ये सरकार की ज़रूरत है। और एलआईसी को अपने कारोबार के लिए शायद उतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी का कारोबार ही पॉलिसी बेचना है, जिसके लिए पैसे आते हैं, वो रिस्क अंडरराइट करती है। एलआईसी में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एलआईसी से बहुत बड़े मुनाफे की जल्दी में, हड़बड़ी में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 5 साल में ऐसे आईपीओ जहां पर भारी मुनाफा कमाया निवेशकों ने, या शेयर का दाम बहुत ऊपर चला गया, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। और अब ऐसे कुछ नाम आपको बता दें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसका लिस्ट प्राइस 604 रुपये था, लेकिन 1300% से ज़्यादा का उस पर मुनाफा हो चुका है। 14 सितंबर के आंकड़े हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी 1200% से ज़्यादा उछाल ले चुका है अपने लिस्ट प्राइस से अब तक। इंडियन रेलवे केटरिंग या IRCTC का स्टॉक जो 644 रुपये पर लिस्ट हुआ था, 1000% का इसमें मुनाफा मिला है। तो यहाँ पर क्या बात रही, क्यों मुनाफा हुआ? वो एक बेहतरीन कंपनी है जो कि बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है, और अभी वो कंपनी छोटी है। जिस तरह से चलाई जा रही है उससे ये लगता है कि ये कंपनी अभी खाली अलग अलग शहरों में अगर जाती जाएगी, और ये डीमार्ट के अपने सुपर स्टोर अगर सेटअप करती जाएगी,
तो बाज़ार का बहुत बड़ा भाग और जिस तरह के मार्जिन पे है ये, लेकिन अभी भी मुझे हैरानी है कि ये जिस दाम पे अभी भी ये शेयर बिक रहा है ये शायद बहुत ज़्यादा है। कुछ तो इसमें से सरकारी कंपनियां भी हैं धीरेन। नहीं, सरकारी कंपनियां भले ही हो, लेकिन वो सरकारी कंपनियां नहीं है, वो मोनोपोली हैं। अगर आपको रेलवे का टिकट खरीदना है तो आपको IRCTC के पास जाना ही पड़ेगा, उसकी आमदनी निश्चित है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि एक मोनोपोली के बहुत सारे खतरे भी होते हैं। हमें याद है कि सरकारी मोनोपोली को हिलने में बड़ा कम समय लगता है और वो मोनोपोली भी कई बार कंज्यूमर के प्रेशर की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ जो कि नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं कंपनियों की वजह से दूसरे IPO में लोग उत्साहित होकर पैसा लगाए। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि कहीं तो IPO में 1000 गुना पैसा बढ़ जा रहा है इसी उम्मीद में लोग, लेकिन कहीं डूब जा रहा है 195% नीचे। तो क्या करना है हमें IPO में? इससे आपको सबक लेना चाहिए कि जब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमाए या उसके मुनाफे के बारे में आपको उम्मीद पक्की नहीं हो और उसके कारण आपको नहीं पता हो, क्योंकि ये सारे प्रॉफिटेबल IPOs की कहानी एक ही है। ये कंपनियां बढ़ेंगी, ये कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, जितनी बढ़ेंगी उनका मुनाफा और बढ़ेगा, बल्कि और शायद उसका रफ्तार बढ़ जाए, क्योंकि इनके मार्जिन स्केल के साथ और बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम समझ रहे हैं धीरेन से IPO को लेकर। तो पहली बात तो ये कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP का दस्तावेज आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है अभी पूछता हूँ धीरेन से। इसके अलावा आपको समझना है कि कंपनी पैसे जुटा क्यों रही है, वो जो प्रमोटर हैं वो आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं IPO के जरिए, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के कारोबार को समझें, क्या कारोबार से। धीरेन ने अभी बहुत सारे टिप्स दिए इस बारे में। हमें ये भी समझना है कि जोखिम की क्या उसमें जानकारी है, किस तरह के जोखिम कंपनी फेस कर रही है। धीरेन, सबसे पहले तो कि प्रोस्पेक्टस पढ़ के क्या एक आम निवेशक ये सब समझ सकता है? निवेशकों को निर्धारित करना पड़ेगा कि उनको प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ने चले तो तब तक इशू का टाइम बीत जाएगा और आप 1000 पन्ना पढ़ करके और आप उसमें से क्या एब्जॉर्ब करेंगे और क्या निर्धारित करेंगे। इसलिए आप पहले निर्धारित करिए कि आपको कंपनी में देखना क्या है और क्या चीज़ होगी तो आप कंपनी में ज़रूर पैसा लगाएंगे, क्या चीज़ अगर होगी तो आप कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाएंगे। अगर, क्योंकि आप कंपनी के मालिक बनने वाले हैं, अगर इस एटीट्यूड से, इस नज़रिए से अगर आप निवेश करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो एक इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है धीरेन, अगर लोग IPO के टाइम निवेश नहीं कर पाते हैं या उनको लॉट में शेयर नहीं मिलते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी हर एक निवेशक को मेरी सलाह होगी कि IPO आते ही तब है जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा उत्साह हो, जब बाज़ार में पैसा आसानी से बन रहा हो, और उसी समय में निवेशकों से गलती बहुत आसानी से होता है। जब आप पूरा भरोसा करते हैं कि इसमें पैसा लगाया जाएगा और बाज़ार तो चढ़ ही रहा है, नुकसान होने की संभावना नहीं है, तभी आपको सबसे बड़ा नुकसान होता है। और पिछले 25-30 साल में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि जब आप भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं तब आपको नुकसान होता है। तो फंड का फंडा में हम लगातार ये सलाह देते रहे कि शोर शराबे के बीच, चर्चा के बीच आपको निवेश नहीं करना है, सोच समझ के निवेश करना है। और धीरेन, हमने शुरू में बात की थी कि 3 बड़े जो स्टॉक, बहुचर्चित स्टॉक्स थे, नायका हुआ या पेटीएम, जोमेटो, इस पे क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। तो आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि इन पे नज़र बना के रखिए। अगर आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं है तो यहाँ से अपना शेयर बेच दीजिए। और अगर आप लगाए हुए हैं तो आपको नज़र बना के रखना चाहिए कि कंपनी मुनाफा कब कमाएगी। ऐसा संभव है कि जोमेटो में खासकर पैसा बनना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे देखना होगा कि कितने यूनिट हर एक कस्टमर को सर्व करने पे आज वो कंपनी पैसा लूज़ करती है। क्या ये कंपनी सक्षम है कि 10 रुपये अपने हर एक कस्टमर से ले पाए? अगर ये 10 रुपये या 25 रुपये ज़्यादा अगर कमा पाती है तो लोगों से पैसा कमाना, इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो पाना शायद संभव हो, आसान हो जाए, लेकिन इसके खर्चे कम नहीं होते दिखते। तो ये बात हुई उन IPOs की जिसमें पैसा गंवाया है निवेशकों ने और कुछ में पैसा बनाया है। तो IPO में आपको कैसे काम करना है आज आपने सीखा। दिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद। फंड का फंडा। याद रखिए, फंड का फंडा हर रविवार दोपहर 1:37 पर दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ ABP न्यूज़ पर। आज इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।